लास्ट क्लास में आपको प्लूरल सेंस में बताया गया था। पहली हेडिंग क्या थी? क्या बताया था इसमें मैंने? शॉर्ट करना फटाफट से। एक फैक्ट से नहीं, काफी सारे फैक्ट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, एक डाटा बनता है, सिर्फ एक डाटा से। एग्जांपल एक डाटा से कि एक नंबर, एक फैक्ट मतलब एक नंबर स्टैट्स नहीं होती। जैसे हमने ये मीन निकाला, ये बच्चों को मीन सिखाया, क्या ये नंबर 7 स्टैट्स है? सिग्मा एक्स, मीन के लिए हमें एक्स चाहिए कि सिग्मा एक्स ही चाहिए? तो ये नंबर इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स, वी नीड एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिंपल, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पॉइंट क्या था? तो स्टैट्स की जो चीजें हैं वो किससे इफेक्ट होनी चाहिए? एग्जाम्पल ये करा चुके हैं, जल्दी बताओ। एक ही चीज के बहुत सारे कॉल्स होने चाहिए। जो स्टैट्स का डाटा हमें मिला है, हाइट का, वेट का, प्रोडक्शन का, क्रिकेट मैच का, वो एक फैक्ट, एक रीजन से निकल के आया कि बहुत सारी चीजों से इफेक्ट हो सकता है। जैसे वेट की प्रोडक्शन किस किस से इफेक्ट होगी? क्रिकेट मैच इंडिया जीत गई, वो स्टैट्स में मार्क्स स्कोर आ गया सारे बैट्समैन का, वो बैट्समैन का स्कोर इस साल बहुत अच्छा आया, सबने अच्छा स्कोर किया, वो किससे इफेक्ट होगा? वेदर, पिच, प्रैक्टिस, टीम सामने वाली वीक है कि अच्छी है, क्राउड जो आपका अपलॉज करता है उस पर डिपेंड। तो एक जो आंसर निकलेगा, तो क्या जो मार्क आउटपुट आया है हमारे बैट्समैन के, जो वो स्कोर्स आए हैं, वो एक उनकी खाली प्रैक्टिस पे डिपेंड है या तुक्के पे डिपेंड है? बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस पे डिपेंड है। अगला, हमको बैट्समैन के नाम का मीन निकालना होता है कि उनके स्कोर्स का? हम नंबरों का मीन निकालते हैं स्टैट्स में कि वेदर के, हाइट के। तो जब तक न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है, वी कैन नॉट कैलकुलेट मीन। इसका एग्जांपल अभी तो दिया मैंने। विराट कोहली ने कौन से कपड़े कलर के पहने, उससे मीन निकलेगा, उसका स्कोर क्या, उसका मीन निकलेगा। अगला, ये रीजनेबल का मतलब क्या बताया था? कि ऑलमोस्ट नियर टू एक्यूरेसी होनी चाहिए। हम प्योर एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते। जैसे 80, 85, 90, 95 और 100 का मीन क्या आएगा? 90। 80, 85, 90, 95 और 100 का मीन क्या आएगा? 88, 89, 90, 91, 92 का मीन भी क्या आएगा? क्या बात एक ही है? तो इट इज कैलकुलेटेड विद रीजनेबल एक्यूरेसी, नॉट प्योर एक्यूरेसी। मतलब कि क्या 90% जो लिखा, इसका मतलब क्या उस बच्चे के 90 मार्क्स आए सब में? क्या अगर आपका स्कूल कहता है कि इस समय 10th का बोर्ड का रिजल्ट 85% आया, इसका मतलब क्या सब बच्चों के 85% आए? किसी के 100 भी आएंगे, किसी के 60 भी आएंगे, सबकी एवरेज हमने एक नंबर निकाला, उसको स्टैट्स बोलते हैं। पर वो क्या प्योर एक्यूरेसी है? इट इज नियर टू एक्यूरेसी, रीजनेबल एक्यूरेसी। हमको एक नंबर दिया था कि अपने परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करे, हमने मीन निकाल दिया, वही स्टैट्स है। अगला, हम ये नंबर कलेक्ट करते क्यों है? एक तो कॉजेज और रीजन में फर्क है। कॉजेज ये होता है कि वो जो आंसर निकला है वो बहुत चीजों पर डिपेंड होकर निकला है, पर हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा पहले से कोई रीजन था, हम कुछ जानना चाहते हैं। हम वो क्या जानते हैं, हमारा पर्पस है। बिना पर्पस के मैं ऐसे यार सब बच्चों आपके सबके ना मैथ्स के मार्क्स इकट्ठे कर लूंगा और एवरेज निकाल लूंगा। कोई पर्पस होगा क्या? ऐसे वेला काम कर रहा हूँ टाइम, आज कोई काम नहीं करने को ये काम करते हैं। आज ना पिछले मैच के सारे इंडियन के बैट्समैन के मीन निकाल के देखते हैं। तुम पूछोगे क्यों निकालो सर, क्या 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 जाना जाते हो सर? अगर मैं सारे बच्चों का मीन, सारे प्लेयर्स का मीन निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या कुछ जानना चाहता हूँ कि ऐसे यार कुछ काम नहीं था, आज रोटी घर बनी नहीं तो मीन निकाल लेते हैं? ऐसा काम नहीं होगा ना। वी हैव अ पर्पस टू सॉल्व, वो हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोगों को बताएंगे। अगला, स्टैट्स को कलेक्ट करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, वो आपको इससे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। कलेक्शन ऑफ डाटा, या कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक, मतलब क्या हुआ कि कलेक्शन करने का क्या है एक तरीका, डिसिप्लिन। वो हम नेक्स्ट पूरा चैप्टर है, वो आराम से लेगा 5-6 दिन, कम से कम 2 हफ्ते, 6 क्लासेस लेगा। तो वो भी छोटी चैप्टर है, इसके बाद वही करेंगे हम। तो सिस्टमैटिक मैनर,
वो तरीका आपको सिखाया जाएगा। मीन निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं बोर्ड पे, तो ये सिस्टमैटिक तरीका क्या, ऐसे तो कैसे निकाल लूंगा मीन, है ना। स्कूल ने अगर कोई निकालो के फॉर्मूला यूज किया होगा ना, तो फॉर्मूला तो छोड़ो, फॉर्मूले के पहले उसने जो डाटा कलेक्ट किया होगा, सारे बच्चों के मार्क्स कलेक्ट किए होंगे। कैसे किए होंगे, क्या मैनर होगा, सोचो। पहले हाईएस्ट के लिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं, रोल नंबर रोल नंबर नहीं। क्यों, असेंडेंट मीन में असेंडेंट की जरूरत नहीं होती, मार्क्स लेकिन मीडियन और मॉड में क्या होता है, वी हैव टू अरेंज डाटा इन। असेंडिंग लेकिन यह कलेक्शन की बात हो रही है, इसमें लिखा क्या, पढ़ो। क्लास वाइज हम क्लास इंटरवल बनाते थे, तो उसमें सेंडिंग तो अपने आप हो जाएगा, पर एक तरीका होता है कलेक्ट करने का। जब मैं कलेक्ट करता हूं तो मैं टेलीमार्क्स बनाता हूं। क्यों बनाता हूं मैं टेलीमार्क्स, बचपन से बनाया टेलीमार्क्स, 4 डंडे फिर एक क्रॉस। टेलीमार्क्स में ना कभी रिपीटेशन नहीं होती, कोई एक बंदे के 2 बार गलती से मार्क्स लिख लिए, वो नहीं होगा। और अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से रोल नंबर 1 से 40 तक ही जा रहा हूँ अल्फाबेटिकल वाइज, तो क्या रिपीटेशन के चांसेस है। मैं रैंडमली आया, पहले इसको पकड़ लिया, उसको पकड़, आज जितने बच्चे उनसे पूछ लिया, 2-4 बच्चे एब्सेंट थे, अगली बार फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। या मैं रैंडमली कभी आ रहा हूँ, 2 मिनट के लिए मैं बाहर गया किसी मैडम से बात करने के, वापस बच्चों सीट बदल ली, दोबारा हो गया उनका, या पीरियड ओवर हो गया, दोबारा मैं आ गया, बच्चों सीट बदल ली। तो ये रैंडम तरीका नहीं चलेगा, वी हैव टू फॉलो। या तो मैं आगे से रो वाइज शुरू करूँ, कॉलम वाइज शुरू करूँ, या रोल नंबर वाइज शुरू करूँ, या अल्फाबेटिकली वाइज शुरू, कुछ तरीका मेरे को करना पड़ेगा, तभी मेरा एक्यूरेसी से रिजल्ट आएंगे, वरना रैंडम तरीके से करूंगा तो। अब आपके स्कूल में अगर 5000 बच्चे हैं, तो स्कूल के लिए ये सबका रिजल्ट जानना आसान है कि मुश्किल है। क्यों, 5000 बच्चे होंगे, सबका रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना उनके पास। रोल नंबर भी 5 उसमें 10th के कितने होंगे, 200-300 होंगे, उनका रिजल्ट। अगर आपका स्कूल सिर्फ 10th का रिजल्ट बताता है कि इस साल 10th का रिजल्ट 85% आया, 12th का 92% आया, अगर आपका स्कूल पूरे स्कूल का रिजल्ट बताना चाहता है 5000 बच्चों का एक नंबर से, तो उसको कितने बच्चों का रिजल्ट जानना पड़ेगा, सब बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स के सारे मार्क्स जानने पड़ेंगे। फिर एक एक बच्चे की क्या निकलेगी, फिर वो सारी परसेंटेज इकट्ठी होगी, डिवाइड बाय क्या होगी, 5000। ये इतना आसान काम है। तो इसको कैसे शॉर्टकट में किया जाए, इसको कैसे इजी किया जाए, ये इस साल सिखाया जाएगा अगले चैप्टर कलेक्शन और डाटा में। अगर मेरे को पूरे इंडिया का रिजल्ट जानना होगा कि इंडिया का इस साल बोर्ड्स का रिजल्ट कैसा आया, निजोर में आते 1 नंबर, इस साल इंडिया का रिजल्ट 98% आया, मतलब कि एवरेज 98% मार्क्स आए बच्चों के। तो मतलब क्या उन्होंने न्यूज़पेपर वाले भैया ने सारे पूरे इंडिया के बच्चों का रिजल्ट देखा होगा, फिर वो इस नतीजे पे पहुंचा कैसे। एक मतलब एक को एवरेज बच्चा एक एवरेज कॉमर्स का हर स्कूल का टॉपर हर एक टाइम हर तू 98 छोड़ दे, 85 ले ले, चल तू 76 ले ले परसेंटेज, अब तो टॉपर नहीं रहे। अब बता, हर स्कूल, अब पूरे इंडिया में कितने स्कूल होंगे, दिल्ली में कम से कम 600-700 स्कूल है, ओ तो रिजल्ट अच्छा आएगा। उससे रिजल्ट अच्छा आएगा ना। हमें ऐसा चाहिए, मैं 76 कर दिया उसको, ठीक कर दिया उसको मैंने। डिफरेंट स्टेट्स का सब कमी है, एक स्टेट का एक एवरेज निकालेंगे, फिर अलग स्टेट का जितने भी स्टेट्स हैं सब स्टेट्स का एक एवरेज निकाल देंगे। एक स्टेट में कितने स्कूल होंगे देवास, 200-300 स्कूल होंगे कम से कम, हर स्टेट के 400 स्कूल हो गए, 30 स्टेट है इंडिया में। 29 है। अरे लगभग 30 होगी ना, यूनिट टेरिटरी मिला के बोल रहा हूँ मैं, टेरिटरी मिला लो ना, वहां भी तो बच्चे पढ़ते ही हैं भाई। अंडमान निकोबार में बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, रीजनेबल एक्यूरेसी बात करो करो यार, तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैथ्स के नहीं हो इस टाइम, रीजनेबल एक्यूरेसी पे जाओ ना। जब मैथ्स पढ़ेंगे तो वी नीड प्योर एक्यूरेसी, वो अगली क्लास है आपकी। तो अगली क्लास में अगले चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि अगर पूरे वर्ल्ड का रिजल्ट चाहिए हो तो कैसे इजीली निकल जाएगा इकोनॉमिक्स में, ठीक है? हम निकालेंगे, निकाल के दिखाएंगे आपको, और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे स्टैट्स इसलिए है बिना फॉर्मूले के भाई, हैं
अभी हम इंडिया के पढ़ रहे हैं, सब बताएंगे आपको, जब वो चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे ना। पढ़ता हूँ इंडिया की रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जितना मर्जी बिग डाटा हो, हम उसको कैसे छोटा कर सकते हैं। ये तो हो गया प्लूरल सेंस। आज हमने पढ़ना है स्टैट्स इन, पहले डेफिनेशन मार्क करो। स्टैट्स इन सिंगुलर सेंस मे बी डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सिंगुलर सेंस में वो कह रहा है, एग्रीगेट नहीं चाहिए, कि वो डाटा कलेक्ट कैसे किया जा रहा है, वो मेथड। सेकंड, उसको आप प्रेजेंट, आजा बेटा, हाँ कल प्रेजेंटेशन, उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी को पता है डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे आपको 10th में मीन मीडियन मोड निकालना आता था, वो क्वेश्चन बना बनाया था, वो एक टेबल फॉर्म थी, टेबुलर फॉर्म। कई जगह पे बना बनाया नहीं था, कॉमा लगे था, आपने खुद टेबुलेट किया वो। फिर कई जगह ग्राफ बनाने पड़ेंगे आपको इस साल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगन वगैरह और पाई चार्ट्स। तो वो प्रेजेंट करना भी सिंगुलर सेंस में आता है। फिर एनालिसिस, मीन मीडियन मोड, कि डाटा प्रेजेंट कर दिया, अब उस डाटा को प्रेजेंट करके छोड़ दोगे, उसका क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्ट, कि इससे एक नंबर निकालो जिसको क्या करता है, रिप्रेजेंट डिटरमाइन। वो होता है नंबर, मीन, मीडियन या मोड, एनालिसिस। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज इंटरप्रिटेशन, उसके बारे में बात करना, डिबेट करना, डिस्कस करना कि मीन मीडियन मोड निकल गया, ग्राफ बन गया, इससे पता क्या चल रहा है, इससे हमने सीखा क्या, कि हमारी इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो लास्ट ईयर के रिजल्ट को इस ईयर के रिजल्ट से क्या किया जाएगा, कंपेयर करके हम इंटरप्रेट करेंगे कि वी आर इन पॉजिटिव साइड। और जसकीरत ने बोला कि आज तक इतने मार्क्स नहीं आए तो मजा आ गया, तो ये इंटरप्रिटेशन होती है। कल दिलप्रीत भी कह रहा था आज तक इतने मार्क्स नहीं आए, मजा आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं। परसों आरुष भी कह रहा था आज तक 7.5 ही नहीं आए मेरे, मजा आ गया। ठीक है ना, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, कंपेयर करना और उसको आगे बताना। क्या कंपेयर, अच्छा कंपेयर किया क्यों हमने, लास्ट ईयर की फिगर्स को इस साल के फिगर से क्यों कंपेयर करेंगे बताओ, ताकि हमें पता लगे अगर तो खराब हुआ है तो इस साल हम है, हाँ अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो क्या गड़बड़ हुई है उसको सीख के आगे इंप्रूवमेंट करना, और अगर इंप्रूवमेंट हुई है तो आगे और उसको कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है ना, समझ गया आरुष, इंटरप्रेट करना पड़ता है मार्क्स के बाद। हर बार के सर इस बार मैंने ट्यूशन लेट लगाई थी ना इसलिए मार्क्स खराब आ गए, सबने चैप्टर पहले कर लिया, 15 डेज लेट था, ये रीजन नहीं होता, पढ़ाई कितनी की उसमें वो रीजन होता है। ठीक है जनाब, ये रिकॉर्ड हो गया वीडियो में, एडिट कर दूंगा रात को, ठीक है, ऐसा मैं कहता हूँ। है फेमस तो एक ही है ना, रैम्बो है, डल नहीं है रात तक, तो ये ऐसे उसमें डलेगी, स्टैट्स के ग्रुप में डलेगी, वहां तो ह्यूमैनिटीज के बच्चे होंगे, कॉमर्स के। अपने मार्क्स ले लो, स्टार्ट किसी और के थोड़ी लाएंगे। चलो, प्राउड की बात नहीं है, इंप्रूवमेंट की बात है। तो सिंगुलर सेंस के नीचे आपको 5 हेडिंग्स दी हुई है, तो 5 हेडिंग्स पढ़ो जरा सारे लोग। तेरा बुक नहीं रेवन, क्यों स्कूल में शुरू नहीं हुई? अच्छा, तो तूने अभी तक कहीं लगाई थी ट्यूशन, तूने स्टार्ट ही नहीं किया इको, क्यों? मैंने ट्यूशन को नहीं लगाई, ये पूछ रहा हूँ। ये किसने बोल दिया? ये ऐसे बैच ऐसे ही भरा हुआ है, इनको तो नहीं लगा। तो जहां तो अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ रहे वहां क्यों नहीं लगा रहा? पढ़ के ट्रायल लिया है, किस चैप्टर का लिया बेटा? पीपीएफ वो तो हमारा हो चुका है एक्चुअली, वो तो मैं भी खींच रहा हूँ, वो तो मैं भी दे रहा हूँ, मेरे से ज्यादा एग्जाम्पल कोई नहीं देता होगा। तेरे को मतलब कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा? एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या समझ नहीं आ रहा, मेरे को वो बात नहीं मिल रही, क्योंकि देखो जो चीज बात समझ नहीं रही वो मैं ना करूँ ना, मैं से भी रात तक चला जाएगा फिर। तुम कितने बच्चे बैच में? 3 बच्चे। भाई एक मिनट वीडियो पॉज करियो। जो हेडिंग्स हैं उनके नाम पढ़ना जरा।
नाम डिफाइन वाले सारे हैं। बुक का फर्स्ट पेज इंडेक्स निकालना जरा। चैप्टर 4 का नाम क्या है, 3 का नाम क्या है? अच्छा, फिर 5 का या यूनिट का नाम क्या है? Selection, organization and presentation. प्रेजेंटेशन आ गया, कलेक्शन आ गया, उसके बाद क्या था? एनालिसिस। वो मैंने क्या बताया, एनालिसिस क्या होता है? मीन मीडियन मोड। कोई चैप्टर है? सब बताऊंगा। मीन मीडियन मोड आ गया। फिर मैंने क्या बताया? इंटरप्रिटेशन। आगे क्या चैप्टर है? कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, ये इंटरप्रिटेशन है। तो मतलब इस साल हम पूरी बुक में क्या पढ़ने वाले हैं? सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का। कोई डाउट? टोटल सिर्फ चैप्टर में है वो थ्योरी। थोड़ा सिमर धीरे। तो इनका मतलब पता लग गया। कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? एक बार रीड कर लो। कोई लाइन, कोई वर्ड तंग करे तो बताओ। बेटा हमारा पीपीसी चैप्टर खत्म हो चुका है, उसका टेस्ट भी हो चुका है, और इसका एक फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी हो चुका है। सेकंड पे है, ठीक है। तो जो मिस हुआ है वो बाद में देखेंगे। छुट्टियां है ना अभी, तो पहले ट्रायल्स ले ले। इफ यू आर कंफर्टेबल तो जो मिस हुआ है वो देख लेंगे। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो तुमने डाटा कलेक्ट किया वो इकट्ठा कलेक्ट कर लिया, उसको टैली मार्क्स बना के ग्रुप्स में बांटना, ऑर्गेनाइज करना। तुमको ऑर्गेनाइज डाटा का मीन मीडियन मोड इजीली निकलेगा कि ऐसे शैबी डाटा। तो रॉ डाटा को स्कूल वाइज, क्लास वाइज, मेल वाइज, फीमेल वाइज, वेट वाइज, हाइट वाइज, किसी तरीके से डिवाइड करके एक सॉर्टिंग करना, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज। समझ गए? जब घर में कपड़े धुलते हैं और वो कपड़े धुल के तय होकर तुम्हारे पास आ जाते हैं, फिर तुम उसको कैसे रखते हो अलमीराज में? तय करके, तय करने के बाद ऐसे फेंकते हो कि डिफरेंट करते हो? शर्ट्स अलग, ट्राउजर अलग, सॉक्स अलग, ये अलग, वो अलग, अलग करते हो। क्यों करते हो अलग? ताकि आसानी हो लेने में, वरना कैसे मिलेगा? तो ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। अलग अलग हेडिंग्स में अलग अलग डिवाइड करो और उसको बांटो ताकि जो चाहिए मिल जाए। समझ गए? वरना अब दिक्कत। मैं आपको बोलूं यार ये ना 10 स्कोर्स हैं, मीन निकाल दो, आप निकाल दोगे, ठीक है। मैंने आपको बताया इंडिया के थे, केकेआर के थे, पीएसआर के, सीएसआर किसके थे, ये मैंने बताया आपको। तो आपको मैं बोल रहा हूँ, हाँ आपने बोला सर 10 स्कोर्स का ना हमने एवरेज निकाल दिया और स्कोर हमारा आ रहा है 140। इसका मतलब एवरेज निकली 140 की, कि एवरेज स्कोर कितना है? 140 का। तो मैं बोलूंगा ठीक है, मजा आ गया, 140 स्कोर हो गया इस बार। तो हम बता ही नहीं रहे इंडिया की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, किसकी हो रही है। तो ऑर्गेनाइज नहीं किया ना, क्योंकि मैंने 10 बैट्समैन अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज के दिए थे आपको। तो उसको सॉर्टिंग करोगे, इंडिया को अलग करोगे, पाकिस्तान को अलग करोगे, तभी तो निकालोगे ना। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा। और एक चैप्टर है, इसमें हम बचपन की स्टैट्स सीखेंगे, टेलीमार्क्स। क्लास 6th से लेके क्लास 10th तक जितनी स्टैट्स थी सब रिपीट होगी इस साल। चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 9 तक, फिर 10th 11th जो लास्ट चैप्टर है वो इस साल की स्टैट्स है। चलो पढ़ो पढ़ो, कोई लाइन कोई तंग करो, कोई वर्ड तंग करो तो बताओ, तुम बुक शेयर कर लो। तूने नहीं पढ़ा ना, टेलीमार्क्स बच्चों ने पढ़ा है ना, तो इस साल पढ़ाएंगे दोबारा से। हाँ सब दोबारा पढ़ाया जाएगा। क्या इंटरप्रिटेशन कि कंपेयर करना, उसको उसके बारे में डिबेट करना कि अच्छा है बुरा है और कैसे इसको मॉडिफाई करा जाए, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट होगी। और पढ़ो पढ़ो, कोई फिर मैं कुछ पूछ लूंगा, फिर तो बोलेगा आपने, मैंने तो पढ़ा नहीं अभी। सबको पढ़ने को बोला है, कोई वर्ड कोई लाइन तंग करी बताओ। ये भी मेन मीडियन मोड की तरह एक टूल होता है। क्या चीज? ऑर्गेनाइजेशन में, फिर प्रेजेंटेशन में भी। अगर ऑर्गेनाइज में कर दिया तो बाकी में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई तीनों में से 2 को तो लेट करना। 8 सब दिया तो है, A को X दिया, B ये दिया, C ये दिया, पुट तो कर। अरे हाँ ठीक तो है, ये ठीक तो थी। फिर C माइनस B दिया हुआ है 9, C की जगह पुट करना। ये C की वैल्यू क्या है? ये Y, और B की जगह B की वैल्यू पुट कर।
और इक्वल टू 9 लेके इक्वेशन बना, और बी के पहले माइनस है और बी ब्रैकेट है तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या एनालिसिस की, जो आपने डाटा कलेक्ट कर दिया, प्रेजेंट कर दिया, उसको एनालाइज करना कि वो कैसा है, मीन मीडियन मोड वगैरह को यूज करके टूल्स को। यहाँ लिखा भी होगा मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी लिखा है, ये मीन होता है। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये इस साल कटा है, मैथ्स में आएगा। फिर कोरिलेशन तो चैप्टर है ही आपका, रिग्रेशन आपके कॉलेज में आएगा, वो भी एक टूल होता है। तो मीन मीडियन मोड आ गया, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। जैसे मैंने आपको क्या बोला, 89, 90, 88, 89, 90, 91 इनटू का मीन क्या आएगा, सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी। हाईएस्ट, आप जब मॉड निकालते थे क्या निकालते थे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू वो ज्यादातर बीचों बीच आ रही होती थी, सेंट्रल टेंडेंसी। हर बात का मतलब पता रहेगा। तो इसका रिग्रेशन भी एक टूल होता है, डिस्पर्जन भी एक टूल होता है, रेंज होती है, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन सब होगा, वो सब सिखाया जाएगा सर। उन टूल से हम एक नंबर में आते हैं, वो उस डाटा को क्या करता है, रिप्रेजेंट। जैसे डाटा है, इसका आंसर निकला, इसका 7 आया था आंसर, तो एक नंबर मिल गया। स्कूल की एवरेज परसेंटेज 85% आई है, वो एक नंबर पे आई है, वो इनमें से किसी भी टूल से आ सकते हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस कि हमने परफॉर्मेंस की कैसे। अब वो परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से अच्छी है, इंप्रूव हुई है, नहीं हुई है, खराब हुई है, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस बारे में बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। क्लियर हुआ? पढ़ो। कल से इको की क्लास 2:30 होगी, MWF छुट्टियों। छुट्टियों में नहीं, कल के लिए करूंगा तो MWF बोलूंगा मैं। इको की क्लास 2:30 MWF। किसी को कोई परेशानी, किसी की कोई और क्लास है? तेरे चक्कर में कर रहा हूँ बेवकूफ लड़का। मैं कह रहा हूँ कि सुबह मैथ्स की तेरे को क्या दिक्कत है? कितने बजे? एक दिन में 2 बार मैथ्स पढ़ोगे? कौन से बच्चे चाहते हैं कि इको की 2:30 बजे हाथ खड़ा करे? वोटिंग करते हैं इको की 2:30 बजे। गिनो भाई, गिनो। 1 2 3 4 5 और मैथ्स 2:30 बजे हो। ओ भाई, तो दोनों में है। आरुष 2 बार आएगा बेटे? आ जाएगा, सुन ही नहीं रहा बात। मैथ्स के लिए 2 बार आएगा कि 2 घंटे लगातार आएगा? सहज भी तो होगा। बड़े इनकी मम्मियों के फोन आएंगे, दूर से आते हैं ये कि 2 बार क्यों बुला रहे हो, एक ही बार करो कुछ जुगाड़। आपको करना तो कर लो, मुझे भी मैं नहीं करता, तुम्हारे पेरेंट्स को दिक्कत होगी, धूप में आओगे तुम तो 2 बार आएगा। तू यार क्या करेगा यार, दूर से आते। धूप पता कितनी है बच्चों में? देख मेरे को तो पढ़ाना है, 2:30 बजे भी पढ़ाना है और वैसे भी इको भी पढ़ानी है। चलो ठीक है फिर, अब से MWF 2:30 बजे क्या होगी? मैथ्स। तूने अभी तो हाथ खड़ा किया है, मैथ्स में करो। 2:30 बजे मैथ्स होगी, शाम को इको मैथ्स दोबारा होगी। और अगर डिवोर्स मिनिमम से बात करके सेटिंग कर लेता है कि भाई TTS में क्लास के टाइमिंग की सेटिंग कर लेता है कि इको अगर वो TTS सॉरी वो खाली हो जाता है टाइम स्लॉट, तो फिर मैथ्स की क्लास है, कोई बात नहीं एडिट नहीं करूंगा। तो वो फिर हम क्या करेंगे, डेली मैथ्स क्लास होगी 2:30 बजे। कोई डाउट है कि शाम को नहीं होगी? एक दिन में 2 बार मैथ्स के लिए बच्चे आ रहे, क्या हुआ? खाली कपिश होता फिर वो दूर से, बाकी तो नियर बाय से आ रहे हैं ना। चलो कल आपकी BST की क्लास की छुट्टी है, BST क्लास की छुट्टी है, खाली अकाउंट्स की क्लास होगी, वो 2:30 बजे होगी।
सिर्फ कल के लिए। बढ़िया बढ़िया। इलेक्शन है, तुमने कौन से वोट डालने हैं बे? मैं 2:30 बजे से पहले दे आऊंगा, सबको दूंगा मैं। नहीं, मैं सारे दिवा के आऊंगा। मेरे को तरीका आता है। शिट क्यों है? तो कल आपकी क्लास अकाउंट की कितने बजे है? चलिए, आपको वोट डालने जाना है, बस कल नहीं आ पाएगा ना, तो कल मिस होगी क्लास। कल चैप्टर 1 और 3 कराया जाएगा अकाउंट्स में, 1 और 3, 1 पूरा, 3 की स्टार्टिंग। ओए, कल 1 पूरा करा दूंगा एक ही दिन में, और 3 आधा करा दूंगा। 3 में तो मेन है, 3 तो मुश्किल है। देखते क्या प्लूरल सेंस वर्सेस सिंगुलर सेंस। पहले इसको, हाँ, एक क्लास में हो जाएगा। पहले इसको आप अंडरलाइन इंपॉर्टेंट मार्क करो, प्लूरल सेंस वर्सेस सिंगुलर सेंस। पहली लाइन है कि स्टैट्स इन प्लूरल सेंस डील्स विद न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, लेकिन सिंगुलर सेंस में कि वो कौन से मेथड से कलेक्ट हुआ है उसको बोलते हैं। ये पूरे डाटा नंबर में है, ये बोलता है प्लूरल सेंस कि नंबर में होना चाहिए, पर ये कलेक्ट कैसे करना है वो होता है सिंगुलर सेंस में। और इसको मीन कैसे निकालना है। स्टैट्स इन प्लूरल सेंस इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, मतलब डिटेल में डिस्क्राइब करता है हर चीज को, लेकिन सिंगुलर सेंस में ये खाली टूल्स होता है कि आपको कौन सा टूल यूज करना है। मीन, मीडियन, मोड की बात कर रहा है। एक टाइम पे 4 टूल थोड़ी यूज करोगे। अगर मीन निकाल, भाई क्यों कर रहे हो, टिक जाओ ना, किसको मिलना है? अभी तो मार्क करना, लिखना भी नहीं है, तब तुम्हारे पेन नहीं है। प्लूरल सेंस में वो डिस्क्राइब करता है कि क्या हो रहा है डाटे, कि किस तरह का डाटा है, अच्छा है बुरा क्या है। लेकिन सिंगुलर सेंस में वो टूल्स की बात करता है कि आपने मीन लगाया, मीडियन लगाया, डिस्पर्जन लगाया, कोरिलेशन। क्या आप एक टाइम पे 5-6 टूल्स लगा सकते हो? आप एक ही यूज करोगे ना। आपको तो होमवर्क मिलता है ना, वो जो रियल में उसको यूज कर रहा है, वो अगर मीन निकाल के बैठे तो मीडियन निकालेगा इतने बड़े डाटा का। 5000 बच्चों का मीन निकाल के बैठे, दोबारा मीडियन निकालेगा? आप निकालोगे, आपका तो काम है ना, उनका आप तो सीख रहे हो। जो इकोनॉमिक्स या गवर्नमेंट का बंदा यूज करता है एनालिसिस में, वो काम करेगा। तो डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्राइब करता है, डिटेल इंक्वायरी बताता है, वो है प्लूरल सेंस में। लेकिन कौन से टूल से निकालेगी वो इंक्वायरी, वो है सिंगुलर सेंस में। फिर प्लूरल सेंस में इज ऑफन इन रॉ स्टेट, कि आपने बस कलेक्ट करके क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसको आपने ऑर्गेनाइज किया, उसको हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे कलेक्ट किया था, वो सब क्या होता है सिंगुलर सेंस में। प्लूरल सेंस में इट इज क्वांटिटेटिव, एक बहुत से नंबरों का गुच्छा है। सिंगुलर सेंस में वो उन गुच्छों को आपने अलग अलग तरीके से यूज किया, उसको डिवाइड किया, और उसको ऑपरेशन रियल लाइफ में ऑपरेशनल तरीके से यूज लेके। तो मैंने भी तो वही बोला, प्लूरल में एक गुच्छा है क्वांटिटी का, लेकिन सिंगुलर सेंस में उसको सिंगल इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इसमें अलग अलग आपने ऑर्गेनाइज किया, उसके टेली मार्क्स बनाए, कौन सा मेथड कैसे यूज किया, सब कुछ प्रिसाइसली हम बता रहे हैं। कोई डाउट है किसी को? आगे आता है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहला फंक्शन क्या है बेटा, अगर साथ साथ खुद बोलते रहोगे ना समझ नहीं आएगा, कंसेप्ट रह जाएगा। है स्टैटिस्टिक्स कैसे चीजों को सिंपल करती है। जैसे मेहर अपनी अलमीरा खोलते हो कि कुछ नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि सारा उलझा पड़ा काम। अलमारी अलमीरा को बोलते हैं। लेकिन एकम तरीके से रखता है, इसको सब कुछ अपनी जगह पे मिलेगा। तो क्या स्टैट्स ने सिंपलीफाई किया कि नहीं किया? जब मैं हाइट्स अलग लिख रहा हूं, वेट्स अलग लिख रहा हूं, तो सिंपलीफाई हो गया। अब आप एक बात बताओ, आपको मैं 2 अलग अलग टीम्स के स्कोर बोर्ड दिखा रहा हूं, बैट्समैन के नाम और स्कोर्स दोनों, लेकिन बाद में एक ग्राफ आता है जिसमें एक ही ग्राफ में वो दोनों एक लाइन बनी होती है,
एक ऊपर नीचे जा रहे हो, रेड और ब्लू, वो ज्यादा इजी है पढ़ने में कि स्कोर से आपको आइडिया लग गया था? जितनी जल्दी आपको क्या फर्क पड़ेगा कि यार कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, सबके स्कोर पढ़ोगे और मीन निकाल के देखोगे, या वो रेड ब्लू लाइन, वो आपको इस साल सिखानी है हमने, उसको बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। क्या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से चीजें सिंपल हुई? ये स्टैट्स चीजों को ऑर्गेनाइज करती है, उसको प्रेजेंट करती है, उसमें मीन निकाल के। मैं अगर आपसे पूछूं कि हर्ष तेरे कितने मार्क्स, तेरा 10th का रिजल्ट कैसा था, तो क्या जवाब देगा मेरे को? मैं बता दूं 94 मेरा रिजल्ट कैसा है 10th का, तेरे रिश्तेदार का बोला मेरा रिजल्ट कैसा है, तो क्या जवाब दोगे आप? 94? तेरे समय 94 आए हैं? या तुम बोलोगे मेरे इंग्लिश में इतने आए हैं, एसएसटी में इतने आए हैं, आप एक नंबर दोगे मेरे इतनी परसेंटेज आई है, उस परसेंटेज पे कैसे पहुंचे आप? एवरेज निकाली ना, एवरेज को मीन नहीं बोलते क्या? मीन स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्या? स्टैटिस्टिक्स ने आपकी लैंग्वेज सिंपल कर दी, जो बात आप अलग अलग भाषा में बोलोगे वो एक नंबर में रिप्रेजेंट होगी। क्या स्टैट्स लाइफ को सिंपल करती है कि नहीं? तो स्टैट्स इसीलिए पढ़ाई जा रही है, कल को आप जॉब्स करोगे, एनालिस्ट बनते हो, इकोनॉमिस्ट बनते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, यूपीएससी करते हो, चीजें सिंपल कैसे करनी है वो स्टैट्स सिखाएगी आपको। लाइफ पढ़ो, हाँ वो स्टैट्स की हेल्प ले, उसको अपनी लाइफ में एनरोल करे, वो सिंपल बनेगा। आपके आज ही घर जाके मेरा समेटेंगे आप। इकोनॉमिस्ट बनना है तो पहले अलमारी सेट करके आओ अपनी, क्योंकि जब तू नेक इसमें रखती है अपने वार्डरोब में, तो वो तू सही से रखती ही नहीं है, वो आलस कहते हैं उसको। इट टेक्स जस्ट 2 मिनट्स। बचपन में अभी ऐसा था, फिर मैंने जब करने शुरू किए ना तो मेरे को लगा कि 2 मिनट लगते हैं। 15 मिनट निकालने क्यों है? जो एक बार फोल्ड नहीं दिलप्रीत, जो एक बार कपड़े फोल्ड करके रख चुका है वो क्यों निकालेगा दोबारा फोल्ड करने के लिए? तो एक ही बार, पहली बार जब ढंग से रखेगा फिर अगली बार 2 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि जो पहले से पड़े हो। अच्छा, तू अलमारी सेट करने का मतलब कि पहले ऐसे रखे, उसको सेट करने उसको तो आधा घंटा लगता है, लेकिन जो सेट में नए नए रखोगे सामान तो वो 2 मिनट लेते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा कभी अलमारी से कपड़े निकाल देगा, पूरा पन्ना नीचे गिरता है, फिर एक कपड़ा पूरा कटर वापस अंदर जाता है। तो ऐसे तो कई कपड़ों की बारी भी नहीं आती होगी कई दिन, तो ऑर्गेनाइज नहीं करता। अबे प्रेस भी नहीं होता, प्रेस करो, प्रेस करो। कितने कपड़े अनटच रह गए बेचारे। प्रेस लेके आएगा, कौन कौन अपनी अलमारी अपने तरीके से सेट नहीं करता? सेट है और तरीके से रखी हुई, मतलब तो हर कपड़ों की बारी आती होगी ना, हर रोज थोड़ी। मतलब उसमें क्या, हर कपड़े के, और हमको इजीली मिल जाता सामान, समझ ना। मैंने सिस्टम रखा हुआ है, शर्ट ऐसे रखते हैं ना, नई शर्ट आएगी ऊपर रखेंगे तो पहनते नीचे वाली उससे, सबकी बारी आएगी, उठाऊंगा नीचे से, नीचे उठाऊंगा पहनता रहूंगा, ऊपर से अपने नीचे आते रहेंगे, सिस्टम बना रखा है मैंने। और ये मेरे बचपन से, स्कूल डेज से है, बहुत सिस्टम सही है, सबकी बारी आती है भाई। एक शर्ट मेरी 2-3 महीने बाद रिपीट होगी, 2-2.5 महीने बाद। मेरी ना ऐसे वाली नहीं है, ऐसे ऊपर वाली। अलमारी की फोटो कौन खींचता है बे? इतना ऑब्सेस्ड है अपने आप से। ये तो खींचने लायक नहीं है। चलो पढ़ लिया फर्स्ट पॉइंट। एनी वर्ड, एनी डाउट, जल्दी पूछो, जल्दी जल्दी। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म, ये पढ़ के आप लोग मेरे को समझाओगे। जब आपने इसको सिंपल एक नंबर में ले आए, उस नंबर में लाने से पहले आपने क्या किया होगा? टेबल में अरेंज किया होगा, वो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज करता है स्टैट्स, उससे पढ़ना आसान हो जाता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर वगैरह वगैरह। थर्ड क्या है? जब आपने बोला, मेहर ने बोला मेरे 94% आए 10th में, मेरे 9th में कितने आए थे? तो अगर इसको याद हो तो हम कंपेयर कर लेंगे कि मैं सारे मार्क्स याद रखूंगा। एक सारे मार्क्स याद रखना था ना कि एक परसेंटेज, जो 10th की 94 है, 12th की तो आएगी, जब आएगी तो 10th की तो आपको याद रहती है, तो कंपेयर करना इजी होगा कि नहीं होगा? और तेरी कब परसेंटेज से इसकी परसेंटेज कंपेयर करना इजी है। हो सकता है कि तुम्हारी परसेंटेज अलग अलग हो, पर किसी सब्जेक्ट में इसके मार्क्स ज्यादा हो, किसमें इसके कम हो, पर परसेंटेज से क्या हो जाएगा? कंपेरिजन। तो कंपेयर करना
कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, सब्जेक्ट टू स्टेट, मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन, हाइट टू हाइट, वेट टू वेट, इजी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि स्टैट्स ने बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया और कंपैरिजन करना क्या हो गया? आसान। आपका इस बुक का जो लास्ट चैप्टर इंडेक्स नंबर, वो कंपैरिजन करना सिखाएगा आपको। कंपेयर करने का असली तरीका क्या है, कि महंगाई बढ़ी है कि महंगाई, लास्ट ईयर के हमने रेट्स उठा लिए दालों के और इस साल के भी उठा लिए, तो कितने बढ़े, कितने परसेंट बढ़े और कितनी महंगाई बढ़ी, वो लास्ट चैप्टर में सिखाएंगे कंपेयर करके। ठीक है ना? अगला, नहीं पहले पॉइंट पढ़ना है। लेस कंक्रीट, क्या? लेस कंक्रीट, कंक्रीट मतलब एक पक्का है, आईटी में लेस 7C कंक्रीट। ये रहा ना लेस कंक्रीट। आजा 2 मिनट, बाहर से चेयर ले, नहीं वेट मत कर भाई, चेयर ले 2 मिनट। लेस कंक्रीट मीनिंग मतलब अब जब एक नंबर में आ गई बात तो उसको कंक्रीट डाटा बोलते हैं, प्रिसाइज हो गया। Can be a less precise. लेस कंक्रीट मीनिंग कि वो एक नंबर है, उसको कंक्रीट मीनिंग कि वो सिर्फ उस नंबर तक की, या वो एक्यूरेट फैक्ट नहीं बता रहा है मेरे को, सारे मार्क्स बता रहा है, तो एक कंक्रीट मीनिंग बता रहा है कि अभी इतने मार्क्स आगे बस। तुम कौन सी बातें, तुम अलग बैठो यार, अगली बार तुम्हारी बातें नहीं फिर समझ कैसे आएगा? मेरे से पूछ लेना है। कहाँ आ गया ये? Facilitate intersectoral. मेरे में नहीं है वो। Point में bullet. कहाँ पे? Third का bullet point. Search. मेरे में नहीं है ना, मेरे को दिखाओ। इंटरसेक्ट यार, अलग अलग सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, और तो उसके कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी कि तीनों के अलग लगेंगे। और इंटर टेम्पोरल तो मेरे को भी नहीं पता क्या होता है, तो ये तो मेरे पास है भी नहीं। ये ना लिखा तो है, इंटर टेम्पोरल कंपेयर मींस अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स, लास्ट ईयर से इस साल के टाइम पीरियड, पिछले साल क्या रिजल्ट था, इस साल क्या रिजल्ट, टाइम हो गया टाइम पीरियड से, तो इसको इंटर टेम्पोरल। तो हर तरह का कंपैरिजन, मैंने बोला था कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, टाइम टू टाइम, इसमें एग्जांपल दिया है। प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। और कुछ पूछना है? अगला पॉइंट, टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी। जब तुमने रिजल्ट निकाल लिए मीन, मीडियन, मॉड से, फिर इंटरप्रेट में क्या करोगे? यार ये बेकार है, अच्छा इसको कैसे आगे क्या करना है? इंप्रूव के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट भी देखेगी कि इस साल हमारे आउटकम, जीडीपी बढ़ी है, कम हुई है, क्या इंप्रूवमेंट करे, तो नेक्स्ट ईयर नई पॉलिसी लेके आएगी। तो पॉलिसी और प्लानिंग स्टैट्स पे के रिजल्ट पे डिपेंड करके होगी कि ऐसे ही कुछ भी सोच लेंगे। गवर्नमेंट जब कोई नया प्लान पॉलिसी बनाती होगी, कुछ रिसर्च करती होगी क्या? ऐसी तुक्का घर बैठे ये मन कर रहा है बना दो पॉलिसी, रिसर्च करती होगी। रिसर्च कैसे करती होगी? लोगों से बात करती होगी, कुछ डाटा कलेक्ट करती होगी, उसी का तो मीन, मीडियन, मोड निकाल, वो रिसर्च, डाटा कलेक्ट करना, मीन, मीडियन एनालाइज करना और उसके बेस पे पॉलिसी बनाना, ही स्टैट्स। तो पॉलिसी का बेस क्या है? मीन, मीडियन, मोड। अगर वो नहीं आता होगा, डाटा कलेक्ट करना नहीं आता होगा, तो पॉलिसी बनाने में दिक्कत आएगी। तो एक विदाउट रिसर्च प्लानिंग एंड पॉलिसी एंड विद रिसर्च प्लानिंग पॉलिसी में क्या फर्क है यार? वो पहले वो एक्यूरेट ही नहीं होगी, वो ऐसे ही अलग पॉलिसी बना रही है, ग्राउंड में वो काम ही नहीं कर रही होगी, क्योंकि लोगों को के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं करती। यार तुमने 10th की पढ़ाई करी, शिवदास भी करी, ये भी करी, वो भी करी। एग्जाम से पहले हर यूटी और प्री बोर्ड से पहले कौन बताता कि ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना और कितना पढ़ना? तो वो आपने क्यों नहीं, आपको क्यों नहीं आता था? क्योंकि एक्सपीरियंस किसको है? तो आपको एक गाइडलाइन दे दी कि प्लानिंग आपका काम है कि मेरा काम है। क्या मैं हर साल सब बच्चों को सेम काम मिलता था? जिसकी जितनी मैथ्स अच्छी उसको उस हिसाब से काम मिलता था कि तो ये भी कर। फिर इसने बोला मैंने 40 नंबर करके, मैं ये भी कर ले, तो ये भी कर ले। तूने नहीं किया, मैं तो पहले ये कर, ये मत छोड़ दे। कितनी बार तूने बोला मेरे को ये मन करे, मैं मत कर, क्योंकि मेरे को तेरा फायदा क्या है। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें तुम्हारे बारे में रिसर्च करनी पड़ती है कि तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसी एक प्लान सब पे लगा दूंगा, सबका रिजल्ट एक जैसा नहीं आएगा, सबका किसी पे वो लागू होगी, किसी पे लागू समझ गए? मैंने बोला चलो भी एक काम करते हैं, सोफा पे टैक्स बढ़ा देते हैं, बैठे बैठे मन किया, मैंने रिसर्च ही नहीं किया, सोफा लेने वाले तो लोग ही बड़े कम होते हैं। इंस्टेंट में शराब पे बढ़ाऊं, ज्यादा टैक्स आएगा मेरे को, है ना? सिंपल सी बात है।
अगला पॉइंट क्या है? It helps in for व्हाट इज फोरकास्टिंग? बताना एक्सप्रेस ओए। वेदर फोरकास्टिंग forecast स्केल दे फोरकास्टिंग हो गया। advertisement types. ओ Yes, कम करने के लिए। है Yes, कम करना। फोरकास्टिंग का मतलब, अरे भाई पढ़े लिखे गवारों, Express करना दूसरों को बताना ना। अरे प्रैक्टिस 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 गूगल से देख के भी गलत बता रहा है। ये बच्चा सही बोल रहा है, ये पढ़ के बोल रहा है, नहीं ये बुक में से पढ़। वेदर फोरकास्टिंग वर्ड है, क्या मतलब है वेदर प्रेडिक्ट करना कि क्या होने वाला है। तो जब मैं मीन मीडियन मोड निकाल के मैं इंप्रूवमेंट की बात करता हूं कि मैं नई प्लानिंग बना रहा हूं, तो मैं उससे फोरकास्ट करूंगा ना कि मैं क्या चाहता हूं करना। स्टैट्स जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो तो पास्ट है, पर वो कलेक्ट कर क्यों किया? क्योंकि प्री डिटरमाइन क्या था, पर्पस। तो वो कलेक्ट करके फ्यूचर स्टेप ऑफ एक्शन देखना है कि बस ऐसे बैठना है, कुछ जानना चाहता हूं ताकि क्यों जानना चाहता हूं, ताकि आगे क्या करना है उसको जान के, फ्यूचर स्टेप ऑफ एक्शन। तो फोरकास्टिंग के लिए वो वेदर फोरकास्टिंग कैसे करते हैं? बहुत सारे दिनों का डाटा चल रहा होता है, उससे प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा होगा। लास्ट ईयर 30 जून को क्या टेम्परेचर था, पिछले 10 सालों में 30 जून का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल 30 जून का टेम्परेचर कितना होगा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो ये 10 सालों का डाटा स्टैट्स है कि नहीं? क्या खाली पिछले साल के डाटा से कर सकते हैं? वो तो एक ही नंबर है, सिंगल नंबर इज नॉट स्टैट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। 10 साल का 30 जून के डाटा से पता लग गया कि यार हम इस साल 30 जून में एवरेज कितना टेम्परेचर हो सकता है, तो हमने पास से फ्यूचर फोरकास्ट कर लिया। पढ़ो, प्रिडिक्ट करना बेटा। क्वेश्चन भी तो करने हैं साथ साथ। वीडियो कैसे देखी तूने? साथ में पॉज करके लिखना भी तो था। हाँ, इतना सा लिखा, क्या डाउट है क्या? अरे ये तो मैंने दिया ही नहीं है। तेरी बुक का 11th, अच्छा एक्स दिया है, बी भी दिया, सब कुछ दिया तो है। एक इक्वेशन तो बना के भी दिया है, एक a + b + c = 180 से बना, और तीनों पहले तो कर तो सही, एक्स और वाई तो निकाल ले। अगर एक्स और वाई निकालेगा फिर तीनों एंगल से पुट कर ले, कोई एक भी एंगल 90 डिग्री आ गया तो राइट एंगल खत्म। हाँ जी, फोरकास्टिंग समझ आ गया? स्टॉक मार्केट में ऐसे ही होता है, प्रेडिक्ट तो करते हो, तो फोरकास्टिंग कहते हैं उसको। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टिंग, ये अगली बार बताऊंगा मैं क्योंकि मुश्किल पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या है? स्टैट्स करते 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 एक तो फॉर्मूला, मैथ्स की नॉलेज बढ़ी। बहुत साल से हम एक ही, अगर जॉब करोगे तो एक ही स्टैट्स इकट्ठी करते होगे, आपको एक उस बात की, उस फील्ड में एक्सपर्टीज मिल जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अपने बिना मीडियन मोड निकाले आपको आइडिया होता होगा यार ये काम ऐसा होने वाला है। एक्सपीरियंस तो नॉलेज, स्किल्स आपकी बढ़ाता है, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग को कौन मैच्योर करता है? एक पॉइंट रह गया, वो थोड़ा बड़ा है, मुश्किल है, अगली बार पढ़ाया जाएगा, ठीक है? अगली बार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फिर इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था और जो सेकेंड ईयर चल रहा है, इसका इकट्ठा टेस्ट होगा। हैप्पी बर्थडे, अभी जाइए होता है।